नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। रात 9 बजे दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूं मैं, पुनीत पाठक। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बड़ा अच्छा रहा होगा। सप्ताह की शुरुआत करेंगे खबरों को डिकोड करने से, क्योंकि खबरें सिर्फ वो नहीं जो दिखाई पड़ती हैं, बल्कि हर खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर, और इसे हम करते हैं डिकोड। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन, न्यूज डिकोड, खबर A to Z। और आज सबसे पहले बात उस मसले की जिस पर सारे देश में हंगामा है और अभी तक जारी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज राहुल गांधी से पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह पूछताछ जारी। तस्वीरें राहुल गांधी के पैदल मार्च की। राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में ईडी दफ्तर के लिए निकले थे। राहुल के साथ हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे। राहुल की पेशी के पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने उनके घर गए, जिसके बाद राहुल प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के सांसद और अन्य नेताओं के साथ पैदल ही राहुल ईडी दफ्तर के लिए निकले। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेस की मार्च को रोका और नेताओं को आगे नहीं जाने दिया। राहुल गांधी प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। तो साहब, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों की पूछताछ चली और अब राहुल गांधी से कुछ अहम सवाल पूछे गए। मसलन, आपकी यंग इंडिया में क्या भागीदारी? आपने यंग इंडिया के शेयर अपने नाम क्यों किए? आपकी यंग इंडिया में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? आपके अलावा और कौन कौन है जो इस यंग इंडिया में शेयर होल्डर है? तो ये तमाम वो सवाल रहे जो ईडी ने पूछे हैं, और ईडी ने इन सवालों का जवाब राहुल गांधी से लिया। जितना अंदर वे सवालों का सामना करते रहे, उतना ही बाहर कांग्रेसियों ने आज दिन भर प्रदर्शन किया। तो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं और आज उनसे ईडी ने पूछताछ कर जो कुछ भी अंदर हासिल किया हो, बाहर इस पर जमकर सियासत हुई। इस सरकार की जातियां लगातार जारी है। ये दिल्ली के ईडी दफ्तर के पास की तस्वीरें, जहां कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। रायपुर की बात करें तो एक तरफ प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर के ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल प्रदर्शन में शामिल हुए। जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो ईडी पूछताछ को कांग्रेस तानाशाही बताने की कोशिश कर रही, इसे बदले की कार्रवाई बताया गया। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन और उसकी नीयत पर सवाल उठाए। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई कि आप ईडी के दफ्तर जाने से डर रहे हो और पूरी टीम को ले जा रहे हो। आज दिन की सबसे बड़ी सियासी सुर्खी रही राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और प्रदर्शन का क्या नतीजा निकलता है, फिलहाल इस बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो जैसा आप देख चुके हैं, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चल रही है और सियासत अपनी जगह, पर असल बात है नैतिकता की, जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। चलिए अब इस बात को डिकोड करते हैं। नैतिकता का तकाजा तो साहब ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, देश का नागरिक, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, जांच में सहयोग करें। कांग्रेस को खुद को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून के ऊपर हो नहीं सकता। कांग्रेस को पूछताछ की प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए, ना कि इसे केंद्र के विरोध का एक अवसर इस तौर पर लेना चाहिए। देश में कानून है, अगर राहुल गांधी को कोई आपत्ति है तो उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, और इसके लिए उनके पास एक बेहद समर्थ टीम है। चलिए, कुल मिलाकर ये जो तमाम चीजें, नेता जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे, जांच प्रक्रिया का विरोध इस तरह सड़क पर उतर करेंगे, तो आम जनता इससे क्या संदेश लेगी? चलिए बात करते हैं इसी तरह की पॉलिटिक्स की। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बयान दिया और भूपेश सरकार को निशाने पर लिया। भूपेश सरकार की तुलना बंगाल की ममता सरकार से उन्होंने कर दी। बीजेपी नेता ओपी चौधरी, पूर्व विधायक भोजराज नाग और रायगढ़ के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई। ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की तानाशाही और आतंक, और ये पश्चिम बंगाल के रास्ते में छत्तीसगढ़ को ले जाने का षड्यंत्र है। बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं होगी।
भाजयुमो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, पूर्व आईएएस और अब बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के माध्यम से कोरबा में कोयला तस्करी होने के गंभीर आरोप लगाए थे। तो वैसे आपको पता है, कोयला आवंटन एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर पहले से केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है, और अब बीजेपी नेता के एक वीडियो ने सूबे की सियासत को और गर्मा दिया और इसे लेकर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। नौबत एफआईआर तक पहुंच गई। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं, डिकोड करते हैं। देश में कोयले की कमी है, उजागर तौर पर दिख रहा है। प्रदेश में खदानों के आवंटन को लेकर बीते कई महीनों से केंद्र वर्सेस राज्य सरकार की स्थिति आमने सामने वाली, टकराहट वाली। राज्य सरकार कोयला खदानों के आवंटन को लेकर केंद्र को लगातार घेर रही। कोयले की कमी का आलम यह कि आज विदेश से कोयला आयात करने की बात है। इस बीच कोरबा से कोयला तस्करी का कोई वीडियो एक्सक्लूसिव तौर पर लाने की दावा किया जाए तो जाहिर तौर पर सबका ध्यान जाएगा, लेकिन अब इस पर फेक बताते हुए सियासत भी। चलिए, असल में जो समस्याएं देश के लोगों के सामने पेश की जाती हैं उससे अलग कुछ समीकरण होते हैं और असल समीकरणों पर लोगों का ध्यान जा नहीं पाता। यही वजह है कि जो दिखाने की कोशिश की जाती है उसे ही हम अक्सर सच मान लेते हैं। चलिए एफआईआर की बात, चलिए तो एक और एफआईआर की बात कर लें। बीजेपी नेता रश्मि सोनकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रश्मि सोनकर के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट था जिसमें सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक लिखा गया। बीजेपी नेता रश्मि सोनकर के खिलाफ मनेंद्रगढ़ थाने में केस दर्ज हुआ है। रश्मि सोनकर पर सीएम बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप हैं। पुलिस ने आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रश्मि सोनकर के खिलाफ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो हालांकि पहला मामला बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी सीएम और मंत्रियों के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट हुए हैं, हाल में भी हुए हैं, और पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, बवाल भी मचा है। लेकिन ऐसे पोस्ट क्यों किए जाते हैं, जरा इस बात को समझिए, डिकोड करते हैं। ज्यादातर मामलों में सियासी लाभ अर्जित करने के लिए इस तरह के पोस्ट डाले जाते हैं। मकसद केवल सियासी शख्सियत की छवि को नुकसान पहुंचाना, ताकि उसके खिलाफ एक किलेबंदी हो, मोर्चाबंदी हो, माहौल बने। कई बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और वहां से फटकारें भी पड़ी। चलिए, इन सब के बावजूद साहब विवादित पोस्ट ना तो रुकती हैं, ना थमती हैं, ना नेता समझते हैं, ना इस पर बवाल रुकता है। कुछ और अहम मसलों की बात करते हैं। पूरा माहौल इस वक्त चुनावी है और भिंड से इस चुनावी माहौल के बीच बीएसपी के विधायक है संजीव सिंह कुशवाहा, जो कि बीजेपी में शामिल होंगे। इस बात की पुष्टि स्वयं उनके पिता ने, जो कि पूर्व सांसद हैं डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा, उन्होंने की। वहीं इसके पहले आज कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी और उसको औपचारिक बताया था। भिंड में अपने सियासी रसूख और लोकप्रियता के बल पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने संजीव सिंह कुशवाहा अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि स्वयं उनके पिता और पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा ने की है। साथ ही उनके निवास के बाहर भोपाल जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई, जिसमें उनके समर्थक सवार होंगे और उनके साथ भोपाल पहुंचेंगे। आज बसपा विधायक ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात भी की, जिसे मित्रवत मुलाकात बताया था। लेकिन सियासी हलकों में उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, जिस पर अब उनके पिता ने मोहर लगा दी है। तो भिंड क्षेत्र में बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे। जहां बीजेपी इससे मजबूत होगी तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में विधायक संजीव कुशवाहा की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। चलिए, कैसे भिंड में बीजेपी के लिए कुशवाहा फायदेमंद रह सकते हैं, इस बात को भी जरा डिकोड कर लें। दरअसल भिंड क्षेत्र में कुशवाहा मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और यही वजह है कि संजीव कुशवाहा विषम परिस्थितियों में भी इस सीट को निकालने में कामयाब रहे। और यहां जाति वाली पॉलिटिक्स किसी छिपी नहीं, जाति के आधार पर टिकट बांटना ये मजबूरी रही। अब उनके बीजेपी में आने से पार्टी की चंबल इलाके में स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। खैर, मध्य प्रदेश में तेजी से सियासी हालात बदल रहे हैं और उतनी तेजी से नेता पाला बदलते हैं। बसपा नेता संजीव कुशवाहा के साथ सपा विधायक राजेश शुक्ला ने भी बीजेपी में शामिल होने की बातें की। इस तरह की सुगबुगाहट तेज है। बात निकाय चुनाव की चली है तो निकाय चुनाव में इस समय पार्टियों का सिरदर्द टिकट बांटना है।
निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी महापौर प्रत्याशियों का ऐलान जल्द करेगी। चर्चा यह है कि सूची लेकर सीएम शिवराज दिल्ली गए, लौट भी आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान नाम फाइनल कराकर दिल्ली से वापस लौट आए। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम शिवराज ने बीजेपी कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर आधे घंटे तक चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री एतानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुए नामों को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा। अब बस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। ये संगठन की चर्चा है, संगठन करेगा, वही निर्धारित करेगा। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था से नाराज नहीं हुआ जाता। सीएम शिवराज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कुछ अन्य मंत्रियों से भी मिले। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। तो ये तो आपको पता है कि निकाय चुनाव में साहब स्थानीय चुनाव में स्थानीय माना जाता है। मान्यता और परंपरा तो यही कहती है कि प्रदेश स्तर पर महापौर प्रत्याशियों की घोषणा की जाए। आखिर लोकल लोगों का इलेक्शन है और लोकल बॉडीज में जुड़े हुए नेता इससे उम्मीद करते हैं। इस बार ऐसा नहीं है। एमपी में बीजेपी के महापौर का उम्मीदवार, इसमें असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। और यह स्थिति क्यों बन रही है, इसको जरूर समझें। डिकोड करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रादेशिक संगठन को भरपूर वक्त दिया, लेकिन टिकट वितरण में आम सहमति नहीं बन पाई। एमपी बीजेपी में कई पावर सेंटर्स बन चुके हैं। हर गुट, हर पावर सेंटर अपने समर्थकों को वो सीट दिलाना चाहता है और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को अब इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली तक गए और वहां जाकर मंथन चिंतन कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं लिस्ट कब जारी होगी। दिल्ली दरबार के हिसाब से महापौर के लिए कमल निशान का दावेदार तय हो जाएगा। वोट तो मांगे जाने शुरू हो गए, दिखा चुके हैं। अब सवाल ये, ऐसा होना बीजेपी के अंदरूनी ताने बाने के हित में कितना है और कितने दिनों तक है, ये देखना होगा। वैसे ग्वालियर में मेयर उम्मीदवार, ये सुर्खियों में, ये विषय सुर्खियों में। रसाकशी अब भी जारी है। अब प्रत्याशी के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां के दूसरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा आमने सामने। ग्वालियर में बीजेपी से मेयर पद के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जहां पूर्व मंत्री माया सिंह और सुमन शर्मा के नाम चल रहे थे, वहीं अब पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता का नाम भी लिस्ट में जुड़ गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोर कमेटी की बैठकें हो गई हैं, नाम भी फाइनल हो चुका है। टिकट की दृष्टि से पूरी चर्चा कर चुकी है। जल्दी ही महापौर के टिकट की भी घोषणा करेगा और पार्षद के टिकट की भी घोषणा करेगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पार्षद और मेयर पद के दावेदारों का मेला लग रहा है। कार्यकर्ता कभी किस दरवाजे भारतीय जनता पार्टी का भटक रहा है, कभी दूसरे दरवाजे। देखना होगा कि बीजेपी टिकट के दावेदारों से कैसे डील करती है। तो अब एमपी निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए भी टिकट वितरण आसान नहीं रह गया। साफ दिख रहा, भले ही लाख दावे कर लें, क्योंकि यहां भी पुराने बनाम नए वाली सियासत शुरू हो गई है। यहां भी अपने वाले हैं और खेमे का खेल भी चरम पर है, जिसे नेता अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ करके चल रहे हैं। चलिए इस पूरी सियासत को, खासतौर में चंबल वाली, ग्वालियर वाली, डिकोड करते हैं। अब की एमपी निकाय चुनाव को लेकर दो केंद्रीय मंत्री आमने सामने हैं। रोजाना दोनों नेताओं के दरबार में अर्जीदारों की भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए अपने दलबल के साथ, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पुराने सारथी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कभी इनका मुकाबला करते थे, अब दोनों साथ हैं और यही चैलेंज है। दोनों नेता अपने प्रत्याशियों को बतौर पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए गुप्त बैठकें कर रहे हैं। साथ ही इस बात की चर्चा है कि आपसी खींचतान जो कुछ यहां चल रही थी, यह टॉप लीडरशिप को पता चल गई और इसी वजह से यह कह सकते हैं साहब कि यहां आपकी बार आला कमान को इस पर निर्णय करना। एक मयान में अगर आप दो तलवारों की कल्पना करें तो मयान की दुर्गति तय दिखती। जाहिर है इस अंदरूनी सियासत से कोई दल अछूता नहीं है, चाहे यह पक्ष हो चाहे वो पक्ष। अब बात रतलाम की कर लें। यहां कांग्रेस की मुश्किलें ही नहीं रुक रही साहब। रतलाम नगर निगम में टिकट बंटवारे में इस बार टक्कर दो खेमों की, दो गुटों की, दो नेताओं की नहीं, एक ही परिवार के पिता पुत्र की है। सीनियर भूरिया और जूनियर भूरिया अपने अपने दावेदारों को लेकर के आमने सामने। मध्य प्रदेश के 16 में से 15 नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन रतलाम नगर निगम में पेंच फंसा हुआ है। दरअसल इस सीट पर सीनियर भूरिया यानी कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे विक्रांत भूरिया अपनी अपनी पसंद के दावेदारों के नाम आगे कर चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर विधायक कांतिलाल भूरिया ने राजीव रावत का नाम आगे बढ़ाया।
तो जूनियर भूरिया ने यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट का नाम आगे बढ़ा दिया। विक्रांत भूरिया का दावा है कि कल शाम तक रतलाम नगर निगम के महापौर प्रत्याशी का नाम तय हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों को आपस में बिठाकर एक समन्वय बनाने का प्रयास हो रहा है, उसी में थोड़ी देरी हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि 2 से 3 दिन में ये चीज फाइनल हो जाएगी। हालांकि विक्रांत भूरिया ने स्पष्ट कर दिया कि इस टिकट बंटवारे के लिए पिता पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं है। तो साहब, कांग्रेस महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के मामले में आगे है बीजेपी से। 16 में से 15 नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी भी अपनी लिस्ट दिल्ली में दिखा चुकी है, ऐलान अभी भी उनका बचा है। लेकिन रतलाम का मामला कांग्रेस के लिए अभी फंसा हुआ दिखता है और मंगलवार तक का वक्त है। डिकोड करते हैं कि इसमें मसला है क्या। रतलाम में भूरिया फैक्टर बड़ा असरदार है। कांग्रेस संगठन में भूरिया पिता पुत्र का टिकट का फैसला पार्टी ने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। पिता पुत्र के बीच में प्रत्याशी पर एक राय नहीं बन पाई, स्पष्ट है। पिता पुत्र दोनों ही अलग अलग लोगों के लिए टिकट चाहते हैं और यह पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि पिता की माने या पुत्र की माने, इसलिए पार्टी ने कह दिया आपका मसला आप सुलझाएं। कब सुलझाते हैं देखते हैं, मंगलवार तक का इंतजार। कुल मिलाकर इससे किसी ना किसी का नुकसान हो सकता है। अब वो कहीं पार्टी का नुकसान ना हो जाए, ये देखना चाहिए। और न्यूज डिकोड में अब उस खबर की बात जिस पर केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरा देश नजरें जमाए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी। राहुल तक पहुंचने के लिए एक टनल बनाने का काम शुरू हुआ और लगातार चल रहा है। बीच बीच में चट्टान एक बाधा बनती है। फिलहाल मिट्टी हटाने का काम हाथों से जारी है ताकि नुकसान भीतर राहुल को ना पहुंचे। लेकिन एक बार फिर से ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके इस काम में थोड़ी सी तेजी लाने का प्रयास है। कुछ देर पहले खबर यह भी है कि राहुल हलचल थोड़ी कम कर रहा है, चिंता भी इससे बढ़ी। लेकिन प्रशासन की तरफ से यह बताया जा रहा है कि राहुल की सांसें चल रही हैं, वो हरकत में हैं। बच्चे को बाहर लाने के लिए एनडीआरएफ की टीम के सदस्य मास्क लगाकर पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पूरी तरह तैयार हैं। मेडिकल स्टाफ अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन मास्क के साथ साथ स्ट्रेचर की व्यवस्था है। बाहर लाने के बाद हेल्थ चेकअप कर एम्बुलेंस से सीधे बिलासपुर अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा और उसमें ग्रीन कॉरिडोर बने, इसका इंतजाम करने के लिए सीएम खुद कह चुके हैं। आप हम सब क्या कर सकते हैं? आप हम सब इस वक्त दुआ कर सकते हैं। IBC 24 आप सबसे प्रार्थना करता है कि आप भी राहुल की सलामती के लिए दुआ करें। 80 घंटे हो रहे हैं लगातार रेस्क्यू चलाते हुए, लेकिन अभी भी कुछ घंटे इसमें और लग सकते हैं। चलिए साहब, बात एक और अहम खबर की। MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा, जिस पर गृह मंत्री ने जमकर पलटवार किया। देखें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दरअसल दिग्विजय ने ट्वीट में बीजेपी की भगवान राम की भक्ति पर सवाल उठाते हुए धर्म के मुताबिक सरकार चलाने की नसीहत दी। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार में कहा, राम की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने राम पर ही कई सवाल उठाए। कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर शिलान्यास पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब कैसे कैसे लोग सरकार को धर्म की राह पर चलना सिखाने लगे हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनने राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सवाल उठाया था, राम सेतु को काल्पनिक बनाया था, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ खड़े रहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव हो और धर्म पर राजनीति ना हो। तो वाकई में बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है तो साफ सत्य। कड़वा सही लेकिन सत्य है। राजनीति में धर्म का घालमेल लंबे वक्त से होता रहा है। निकाय चुनाव में धर्म पर बयानबाजी क्या संकेत दे रही है, जरा इस बात को समझें, डिकोड करते हैं। पहला संकेत तो यह है कि राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर धर्म पर बयानबाजी से कोई परहेज नहीं करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के लिए धर्म का कार्ड बेहद महत्वपूर्ण है। यह बात है कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग है। सब पार्टियों ने अपने अपने धर्म, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने वर्ग चुन लिए। दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। कांग्रेस को कई दफा इससे भारी डैमेज हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह हैं कि मानते नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पार्टी को कितना अज़म होता पार्टी जाने। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक समस्या आपकी हमारी भी है, और वो ये है कि ईंधन सप्लाई कम हो रही। देखें, केंद्र सरकार ने बीते 21 मई को पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी की। इससे आम लोगों को राहत मिली, लेकिन अब कई राज्य ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पर्याप्त तेल सप्लाई न करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन ने कहा कि यदि हालात न सुधरे तो राज्य में पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी। साथ ही कंपनी के अधिकारियों ने एचपी के संचालकों को रात 9 बजे के बाद पेट्रोल की बिक्री बंद करने के लिए कहा है। तो मध्य प्रदेश में तेल कंपनियों ने 40% तक डीजल सप्लाई को घटा दिया। छत्तीसगढ़ में एचपी के 350 पेट्रोल पंप में सप्लाई को रोक दिया गया। अब इस पूरे मसले को समझें, डिकोड करते हैं इसे कि आखिर ईंधन सप्लाई ये घटाई क्यों जा रही है इन दिनों। दरअसल विदेशी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही, लेकिन घरेलू बाजार में इसके भाव जस के तस बने और इस कारण से तेल कंपनियों को इसका घाटा सहना पड़ रहा है। वहीं अपने नुकसान को कम करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब बिक्री को कम करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि आप हमको नुकसान या भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार की राहत के बाद में यह बात तय दिखती कि पेट्रोल में 8 रुपए पर लीटर और डीजल में 6 रुपए पर लीटर इसकी कमी आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव जिनको ये लिखा गया, इस पर क्या एक्शन लेते हैं और कितनी राहत मिल पाती है, ये देखना होगा। तो साहब, ये ऐसे मुद्दे थे जिनको आज हमने न्यूज डिकोड में डिकोड किया। न्यूज डिकोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे रात को ठीक 8:55 पर मुलाकात होगी दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।